वेट वेट वेट, हाँ हाँ ले ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ऑल स्कूल वन यूनिफॉर्म सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। सब एक जैसे, कोई डिफरेंस नहीं। विविधता से भरे देश में वैसे भी कई खाई है जो पार्टी नहीं जा सकी, एक को पार्ट दिया जाए तो क्या बुरा है। बस प्रश्न इतना है कि क्या ये हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। निजी स्कूलों के सामने हमने प्रदेश में अच्छी अच्छी सरकारों को घुटने टेकते देखा है। हमने ये भी देखा है कि सियासी चेहरों की जुबान से निकले वादे जाने कितनी ही बार हवा हवाई हुए। शिक्षा को सेवा से तिजारत भी बनते देखा और अभिभावकों की लाचारगी भी। ऐसे में एक ऐसा ख्याल जो दिल को खुश कर जाए, क्या मुमकिन है कि हकीकत में पूरा हो जाए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तमाम गेस्ट और पैनलिस्ट इस डिबेट में जुड़ने वाले हैं। लक्ष्मीकांत पारीक जी बीजेपी की ओर से, पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस की ओर से, जितेंद्र यादव राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनिल शर्मा जी अध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा परिवार के। कोशिश ये भी है कि अध्यक्ष स्कूल क्रांति संघ हेमलता शर्मा भी हमारे साथ जुड़े और संजय गोयल जी अभिभावक हैं। इनसे हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। अनिल शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि ये डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है मदन दिलावर का, वो प्राइवेट स्कूलों पर दरअसल एक तरह से शिकंजा कसेगा। अब प्राइवेट स्कूलों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो विरोध के और या फिर खुले दिल से समर्थन के। बैकग्राउंड सर, पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। इसमें शिकंजा कसने वाली जैसी कोई बात नहीं है। आदरणीय मदन जी दिलावर ने कल जोधपुर में मेरी ही सभा में हमारे एक कार्यक्रम में ये बात कही। सारे लगभग 2000 के करीब स्कूल संचालक थे, सबने हाथ खड़ा करके उनका समर्थन किया। और इसमें सबसे अच्छी बात जो मदन दिलावर जी की लगी, उन्होंने कहा कि आप सब लोग मिलकर कोई तय करके दे दीजिए एक यूनिफॉर्म और उसको हम लोग लागू कर देंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बच्चों में समानता तो होनी चाहिए। तो अगर कोई अच्छी चीज सरकार लेके आती है तो निश्चित रूप से हमें स्वागत करना चाहिए। तो इसमें शिकंजा कसने वाली कोई बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं तो शुरू से इसका पक्षधर इसलिए भी रहा हूं कि बेसिकली सवाल तो ये भी है कि क्या सारे स्कूल मानेंगे? आपकी जैसी सोच वाले कितने स्कूल नहीं मानेंगे? मैं 2 बातें बता दूं आपको। निश्चित रूप से सारे स्कूल मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं कतई नहीं कह रहा। पर जो नहीं मानेंगे वो अपना लीगल रास्ता या जो ऑफिशियल रास्ता सरकार अपना अपनाएगी वो अपना अपनाए। पर अगर कोई अच्छी चीज कर रहा है तो उसको साथ देना गुनाह नहीं है। कम से कम मैं और मेरे से जुड़े स्कूल तो उसको मानेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है काम शिक्षा देना है। अनिल जी देखिए, दिक्कत क्या है कि जब भी इस तरह के कोई फैसला आता है, हमने स्कूल परिवारों को 2 धड़ों में बंटते देखा है। एक धड़ा बड़ा हो सकता है, एक धड़ा छोटा हो सकता है, मैं इससे मना नहीं करता, लेकिन ये मालूम कब कौन किसको झुका ले जाए कहा नहीं जा सकता। मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। इसमें क्या है, हमारे स्कूल 3 प्रकार के स्कूल्स होते हैं। 3 पूरी कैटेगरी कर पूरे राजस्थान में 50,430 स्कूल है। लगभग 2190 स्कूल सीबीएसई के हैं। वो ज्यादातर किसी संघ से जुड़े हुए नहीं होते, वो अपने आप में बहुत सेपरेट होते हैं। वो बड़े बड़े वकीलों के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं। तो मैं उनकी तो कह नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ लघु और मध्यम दर्जे के जो बेसिक स्कूल्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनमें से अधिकांश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके 2-3 प्रमाण हमने एक महाकुंभ किया, उसमें भी काफी बड़ी संख्या में आए। जैसे ये तो स्कूलों का एक शगल बन गया है ना कि अपनी पसंद की दुकान लगा देंगे, अपनी पसंद से यूनिफॉर्म देंगे, अपनी पसंद से किताब देंगे, अपनी पसंद से किताबों के कवर भी देंगे, अपनी पसंद से पेंसिल भी देंगे, अपनी पसंद से पेन भी देंगे। डेफिनेटली सर, इसी के खिलाफ हूं मैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से स्कूल चलाता हूं, वहां भी खिलाफ हूं और एज ए संगठन में भी खिलाफ हूं। आप जिस स्कूल चलाते हैं, आप कह रहे हैं कि आप वहां पर खिलाफ है, तो वहां पर भी होता यही है क्या? नहीं होता ना, मेरे नहीं लगाता मैं ना। मैं कमीशन बाजी में बिलीव करता हूँ, ना किताब पाबंदी करता हूँ। ठीक है, जहाँ इच्छा लो। मेरा काम है शिक्षा के जरिए, अगर मैं रोजगार कर रहा हूँ तो अपना रोजगार चलाना। मैं आगे आपके पास आऊंगा। मैं एक बार अभिभावकों का पक्ष भी सुनना चाहता हूँ। संजय गोयल जी, मेरा सवाल आपसे है। संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि अभिभावक की ओर से तो ये एक वेलकम स्टेप ही होगा जो मदन दिलावर ने कहा है। मैं चैनल का स्वागत करता हूं और अभिभावक के तौर पे आपने एक अभिभावक को याद किया इस मुद्दे पे। मेरा मानना है, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है वो उनका विचार अपना हो सकता है,
और विचार सभी का स्वागत योग्य होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, वो बाद की बात है जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन जहाँ तक हमारा एक अभिभावक के रूप में जो कहना है वो ये है कि अभी हम 2-3 साल से कोविड की मार से ही नहीं उभरे हैं, ना फीसों पे कोई लगाम हो रही है, ना अभी बुक्स का जो मैटर अभी काफी दिन से चल रहा है कि बुक्स की बड़ी मनमानी हो रही है, बड़ी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। और इसी बीच में हम ये फीस जो स्कूल ड्रेस का जो लगता है कि यूनिफॉर्म को लेकर जो बोला जा रहा है ये दरअसल एक डाइवर्जन है रियल इश्यूज से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी और भी वैसे मुद्दे हैं जो बहुत सालों से लंबित है और उन पे मुझे लगता है कि पहले थोड़ा गौर करना चाहिए। इन बातों को थोड़ा सा हम बाद में भी उठा सकते हैं। नहीं, बट अगर नो डाउट वो ज्यादा वजनी टॉपिक्स हैं, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने ये भी देखा है कि भाई बच्चे जब बड़े स्कूलों की बसेस को गुजरते देखते हैं या बड़े स्कूलों की बिल्डिंग्स को देखते हैं तो उनमें एक तरह का एक फीलिंग आती है। मैं उसको नेगेटिव पॉजिटिव के उसमें अभी फिलहाल नहीं रख रहा हूँ, लेकिन एक फीलिंग आती है जिससे वो दो चार होते हैं। क्या ये उसको कर्ब कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है? देखिए ये एक अपनी अपनी विचारधारा के ऊपर है कि कई स्कूलों का तो ये मानना है कि हम सरकारी स्कूल से अच्छी फीस रखेंगे तो हमारा बच्चा थोड़ा सा अलग दिखेगा। प्राइवेट स्कूल्स का मानना रहा है। और हम अगर अब ये वाली बात लेके आते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि अभी इसमें बड़ा विरोधाभास है और ये कहाँ तक कारगर हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। ठीक है, लक्ष्मीकांत पारीक जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तमाम इश्यूज के बीच में इस एक इशू की इतनी जरूरत इसी वक्त क्यों है? इशू की आवश्यकता थी जिस वक्तव्य पर जिस परिप्रेक्ष्य में माननीय मदन दिलावर जी का कि ऐसा विचार बनाया जा सकता है, ऐसा विचार कर रहे हैं कि सभी स्कूलों के समान निश्चित रूप से नहीं विचार कर रहे हैं तो कोई तो जरूरत महसूस की गई होगी ना। निश्चित रूप से देखिए मैं स्वप्निल जी क्या होता है कि अभी जो आपने कहा कि जब बड़े स्कूलों में बच्चे जाते हैं और बड़े स्कूल में बच्चे आते जाते हैं तो जो सरकारी स्कूल पढ़ते हैं उन बच्चों में हीन भावना, छोटे स्कूल पढ़ने वाले बच्चों में हीन भावना कभी कभी आ जाती है और हीन भावना के कारण कई बार बच्चों को मानसिक और बौद्धिक विकास पर फर्क पड़ता है। इस दिशा में मदन दिलावर जी अच्छा कदम उठाकर सार्थक प्रयास किया, मैं तो स्वागत के योग्य कदम मानता हूँ। यदि सबकी समान देखिए जब भोजन हो नहीं, क्या ये क्या हिजाब वाले चैप्टर का एक स्टेप आगे है जी? क्या ये हिजाब वाले चैप्टर का एक स्टेप आगे है कि ऐसे नहीं तो ऐसे? नहीं ऐसा नहीं। सभी संपूर्ण रूप से माननीय मदन दिलावर जब शिक्षा मंत्री बने आमूल परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, वे गांव ढाणी तक पहुंच रहे हैं, हर स्कूल में जाने का प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन। एक यूनिफॉर्म करवा देने से बेहतर ये नहीं है कि हम फीस को रिस्ट्रक्चर करें? या कहने का मतलब है कि अगर ये इतना कोर इशू होता तो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी का भी तो हिस्सा होता। फिर कैसे बड़े बड़े दिग्गजों से ये बात उस समय दिमाग से निकल गई जो इस वक्त मदन दिलावर जी के दिमाग में आ गई? देखिए ये एक अलग विषय, जब जागो तब सवेरा। पहली बात और मेरा मानना है शिक्षा के जहाँ फीस की बात करते हैं फीस के क्षेत्र में नियंत्रण आवश्यक है। मैं स्वप्निल जी आपको चीज बता दूं, मैं निश्चित रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूँ। इसके बाद भी राजस्थान की सबसे पुराना हेरिटेज शिक्षण संस्थान का सेक्रेटरी भी, SSG पारिक पीजी कॉलेज शिक्षण संस्था एसोसिएशन जो अपने आप पे आजादी से पहले 1906 में जिसकी स्थापना चर्चशाला के रूप में, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों की मैं हूं और हम प्राइवेट स्कूल चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं जी उसमें जिस तरह की सरकार यूनिफॉर्म थोपती है या सरकार यूनिफॉर्म्स लाती हैं, उसको आप किसी भी शब्द में ले लें, क्या वो आपके स्कूल में लागू है? आप उसी कलर का पहनवा रहे हैं? नहीं ना। देखिए जब नियम लागू होगा तो निश्चित रूप से करेंगे और नियमों की पालना करनी नहीं हुआ तो आपने अपने मन से ऐसा किया क्या? आपने क्यों भेदभाव मिटाने के लिए अपने स्कूल में उसे लागू नहीं? देखिए हमारे तो वही शिक्षण आज से 20 साल पहले जो ड्रेस चल रही थी 15 साल पहले चलती वही चल रही है, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। बहुत कम फीस पर पढ़ाते हैं क्योंकि समाज का कॉलेज है और समाज ट्रस्ट जो है उसको नो प्रॉफिट काम कर रहा है। नहीं बात तो यूनिफॉर्म की है ना। आप सरकारी वाली यूनिफॉर्म रख सकते थे अपने स्कूल में। देखिए जब तक मेरा मानना है जब तक नियम नहीं बनते तब तक हर आदमी अपने हिसाब से अपनी दिशा और दशा तय करता है। जब नियम बनते हैं तो उसको फॉलो सब व्यक्ति को करना पड़ता है। मेरा मानना है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी जो पहल की है निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। मेरा मानना है कि बच्चों की किताबें एक सी हो, उनकी यूनिफॉर्म से एक सी हो, पढ़ाई एक सी हो और सिलेबस एक सा हो। ये नहीं कि जहाँ प्राइवेट स्कूल्स में एक व्यक्ति का जिस प्रकार जेब एक पॉलिटिकल व्यू और मैं ले लेता हूँ, काउंटर पॉलिटिकल व्यू है कि नहीं है मुझे नहीं पता कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड आता है और उसके बाद फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे जितेंद्र जी के साथ। पौरुष भारद्वाज, पौरुष जी क्या लगता है आपको? ठीक है वो कोर इशू वाला तो हम समझ ही रहे हैं कि फीस वगैरह क्यों नहीं, लेकिन सिंपली अगर एक यूनिफॉर्म पर टिके तो कांग्रेस इसका स्वागत करेगी, विरोध करेगी? क्या रहेगा आपका ओपनिंग रिमार्क? देखिए स्वप्निल जी, बात स्कूल यूनिफॉर्म की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या इनके कोई भी नेतागण हो, इनकी सबकी प्रवृत्ति होती है कि ये लोग जो होते हैं मीडिया हाइप लूटने के लिए मेकअप पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। देखिए धरातल पे जो आवश्यकता थी, जो आज बड़े बड़े प्रश्न मुंह आए खड़े। पौरुष भाई मैं एक छोटी सी बात बोल दूं,
मैं आपको एक छोटी सी बात बोल दूं, देखिए मदन दिलावर जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो भगवा कलर की ड्रेस होगी। नहीं देखिए, मैं मेरी बात पूरी कर लूं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बात को कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो होते हैं ये सिर्फ एक ऐसी बातें बोल जाते हैं, इसको एक हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं सुनना छोड़ना। तो ये एक ऐसी बात बोल जाते हैं कि भाई उसमें लोग चर्चा करने लग जाए, मीडिया चर्चा करने लग जाए, लोगों का ध्यान एट्रैक्ट हो की तरफ। जबकि मेन मुद्दा जो होना चाहिए आज की तारीख में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनी वैसे माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि साहब हम इंग्लिश मीडियम जो स्कूल चल रहे हैं, महात्मा गांधी विद्यालय चल रहे हैं, उनको सरकार बंद करने पर विचार कर रही है। दादा मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, परेश भाई मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ। देखिए राहत इंदौरी एक बहुत बड़े शायर रहे हैं, राहत इंदौरी ने एक बार ये बात कही कि आप मुझे ध्यान से सुना करो, मैं कब अच्छी बात कर जाऊं पता नहीं। अगर हम मदन दिलावर को श्रेणी में रख दें तो क्या उन्होंने अच्छी बात कर दी है, मैं तो ये पूछ रहा हूं ना। नहीं देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए जो मूलभूत आवश्यकता है, जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो स्कूलों का विद्यालयों का स्तर सुधारने की बात हो, चाहे वो महात्मा गांधी विद्यालयों के मामले में कंफ्यूजन दूर करने की बात हो। मैं तो कह रहा हूँ लाखों रिफॉर्म्स की जरूरत है, सिर्फ स्कूलों को नहीं देश को भी। ये जरूर क्या ये रिफॉर्म की श्रेणी में आता है यूनिफॉर्म वाला मसला? स्वप्निल जी एक मिनट, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आज राज्य की जनता में, अभिभावकों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि महात्मा गांधी विद्यालय जो है वो नए सेशन से चलेंगे या नहीं चलेंगे। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी से स्पष्टीकरण मांगना ज्यादा आवश्यक है बजाय ड्रेस के। देखिए रही बात ड्रेस की, तो मैं मंत्री जी की घोषणा पे विश्वास नहीं करता, पहले इन सूर्य नमस्कार लागू करने की बात की। अरे सर आप एक बार यूनिफॉर्म का बता दो ताकि मुझे ये पता चल जाए कांग्रेस स्वागत करेगी कि या नहीं करेगी। क्या पता लागू होगी नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि खाली नहीं परेश भाई आप कम से कम एक बात तो बता दो, सारी बातें आपकी आ गई ना, बस अब आप मेरी एक बात का तो जवाब दे दो ताकि मैं आगे समझ पाऊं कि कांग्रेस एक यूनिफॉर्म का सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। देखिए स्वप्निल जी, एक गांव में कहावत और होती है कि भाई कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू। तो ये फैसला जब सरकार आधिकारिक रूप से जाएगी तो मेरे हिसाब से उस समय प्रतिक्रिया व्यक्त ज्यादा करना उचित रहेगा। पर अभी प्लान नहीं हुआ है कि ये लोग जो है लूटने के लिए, बेकअप पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी बहुत शॉर्ट में है ना, मेरे को फिर जितेंद्र भाई के पास जाना है। इनका कभी भी ये रहता है, हमेशा कहते हैं हम जब कहते हैं एक देश एक विधान एक संविधान तो उसका विरोध करते हैं। हम जब कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन तो उसका विरोध करते हैं। आज हम कहते हैं एक से स्कूल और एक से ड्रेस तो उसका भी विरोध करते हैं। वन नेशन वन यूनिफॉर्म तो उसका भी विरोध करते हैं। तो समझता है विरोध की राजनीति नहीं, यदि सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभानी है तो सकारात्मकता के साथ आगे आना चाहिए। नहीं पर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, लक्ष्मीकांत जी वो महात्मा गांधी स्कूलों का पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए ना। प्लीज मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये महात्मा गांधी वाली बात करते हैं, हमने कहा शिक्षक होंगे, शिक्षक पे आधार पर चालू होगा, ऐसा नहीं शिक्षक ही नहीं। अगले सत्र से चलेंगे या नहीं? अगले सत्र से चलेंगे या नहीं? बिल्कुल चलेंगे, शिक्षक में भर्ती भी होगी, चालू होंगे। ठीक है एक पॉइंट का क्लोजर तो मिल गया, लेकिन पौरुष भाई आपने मुझे क्लोजर नहीं दिया कि यूनिफॉर्म एक का कांग्रेस स्वागत करेगी या नहीं करेगी। जितेंद्र जी ठीक है, नहीं 2 मिनट जितेंद्र भाई 2 मिनट रुकिए लक्ष्मीकांत जी। पौरुष जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ। जितेंद्र जी मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसका एक साइकोलॉजिकल पक्ष भी है, इसका एक फिजिकल पक्ष भी है और इसके और भी कई डायमेंशंस हैं जिसमें घुसने की जरूरत है। और ऐसा नहीं कि किसी एक्सपर्ट कमिटी ने ये सुझाव दिया और आया है, तो इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, मैं ये तय मानकर चल रहा हूं। बिल्कुल। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि इसमें आप क्या खोज रहे हैं? स्वप्निल देखिए, सबसे पहले आपके सवाल का सीधा जवाब मैं नहीं दूंगा यहाँ, क्योंकि अभी हमारे लक्ष्मीकांत पारिक साहब यहाँ मेरे साथी जो बैठे हैं पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा और सारी बातें उससे पहले तो वो सारे अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे थे, वन नेशन डिमका फलाना, और लास्ट में वो बच के शुद्ध हिंदी पे आए, एक राष्ट्र एक यूनिफॉर्म वाली बात ना बोल के परिधान मतलब हिंदी में बोला, उसको भी साथ साथ उसी लहजे में बोल देते तो बड़ा अच्छा लगता, वन नेशन वन यूनिफॉर्म। अब मैं इस पर एक देश एक गणवेश और लीजिए। अब मैं नहीं, वन नेशन ये एक नारे की तरह है जो यहाँ स्थापित कर दिया गया, उस पर मैं बोलूंगा। देखिए इसके नीतिगत पक्ष पर आता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे पक्षों को समग्र रूप से देख रहा हूं, इसके प्रॉस भी हैं कॉन्स भी हैं। आपने जैसा कहा, यहाँ हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की, नई शिक्षा नीति का जो प्रारूप ड्राफ्ट बना 2020 का, 2022 में उस पर एक बहुत अच्छा लेख था, मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। 13 अप्रैल 2022 को मेजर जनरल अशोक कुमार ने एक लेख लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उसका टाइटल भी यही था, शुड वन यूनिफॉर्म शुड बी अडॉप्ट इन इंडिया और नॉट। वहां उन्होंने इस टाइटल से एक लेख, बड़ा दिलचस्प लेख था, तो उसमें उन्होंने बड़ा विस्तार से व्याख्या की थी। मैं उस बात से सहमत हूं, आपको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से जनता को।
देखिए क्या होता है, ये सारा प्रयास बेशक ये सत्ता पक्ष कहेगा कि एजुकेशन पॉलिसी का है, लेकिन इसमें दूसरा पक्ष भी तो है। एजुकेशन पॉलिसी में एक दूसरा की बात कहीं तो नहीं है जितनी मैंने स्टडी की। बिल्कुल, मैं बताता हूं उसमें है सर, मैं इसका टच आपको दूंगा। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A क्या कहता है, वो लाया गया हमारे जो है एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के संदर्भ में, या कह सकते हो अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 21A। तो उसमें उसको मैंडेट करने के लिए या उसको लागू करने के लिए ये प्रावधान, अब मैं समझाता हूं कैसे उससे इसकी कड़ी जुड़ी हुई है। अब जैसे ही इस मीटिंग में हमारे शिक्षा मंत्री ये बात करते हैं, तो आम जनता को बता दूं कि शिक्षा जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है। पहली बात तो ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनेगा। उस वक्त 2022 में इसे पूरे देश में ये बात चली थी स्वप्निल, कि पूरे देश में एक ही तरह के शिक्षा प्रारूप, एक ही तरह की क्यों ना यूनिफॉर्म बना दी जाए। तो ऐसा किया जा सकता है, पर इसका देखो बड़ा बारीक पक्ष है कि आपकी शिक्षा नीति ये कहती है, आपकी शिक्षा नीति छोड़िए, संविधान का जो अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य शिक्षा देने की दायित्व लादता है। किस पर? ये मूल कर्तव्यों में भी है, ये बात नीति निदेशक तत्वों में भी है, और मूल अधिकार के तहत हमें और आपको मिली हुई है। अब कोई सरकार यदि करेगी तो उसे साथ में 8वीं तक, 6 से 14 का मतलब है 8वीं तक का बच्चा, तो 8वीं तक जब वो इस तरह का कोई भी इनिशिएटिव लेगी तो उसका सबसे अच्छा पक्ष हो सकता है कि उसे ये निःशुल्क वितरण करना चाहिए। और यदि वो निःशुल्क उपलब्ध नहीं करवाती है, निःशुल्क उपलब्ध नहीं करवाती है, तो निश्चित रूप से इसका राजनीतिक एंगल है स्वप्निल, और वो राजनीतिक एंगल उसी नारे के इर्द गिर्द जाता है जो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। पर अगर निःशुल्क करवाती है तो भी राजनीतिक एंगल है। मैं जितेंद्र भाई, इसका जो पक्ष है, इसका पक्ष मैं नीति से आपको बता, यहां मैं राजनीति की कोई बात नहीं कह रहा, मैं नीतिगत पक्षों की बात कर रहा हूं। लेकिन क्या ये आगे जाकर कोई रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, यहीं पर नहीं रुककर? सवाल यह है। हाँ, इसमें कुछ प्लस पॉइंट है। देखिए मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, रिवॉल्यूशन एक होगा। देखिए होता क्या है, जब समान गणवेश होता है या किसी भी स्तर पर समानता की बात होती है, इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि एक अभिभावक जब इस राज्य में पढ़ रहा है, यहाँ है, और ट्रांसफर होके कहीं और चला गया, बीच में चला गया, तो उस पर अतिरिक्त खर्चे और अतिरिक्त बर्डन आते हैं बहुत ज्यादा। तो दूसरे में एडजस्ट होगा स्कूल में या राज्य में, तो दिक्कत आती है, वो गणवेश काम नहीं आता उसका, तो उसको जो कंधे पर बोझ है ना अतिरिक्त खर्चे का, वो कम हो सकता है। एक अच्छी बात यह है। लेकिन इसकी एक इस पर शंका भी है, इस दूसरे पक्ष को शंका यह हो सकती है कि क्या संघात्मक व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता तो हमें यह भी कहती है कि सबको चुनने का अधिकार है भाई, तो अपनी मर्जी से हम गणवेश तो चुन सकते हैं, सरकार थोप रही है। अब एक एंगल और है जिस पर मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा एंगल के बारे में बता देता हूं। ये एंगल विविधता शब्द के आसपास घूमेगा और उसे भी कवर किया जाना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। स्कूलों का एक मकसद और होता है जिसमें अनिल शर्मा जी को मैं डिबेट में लेना चाहूंगा, वो होता है हेल्दी कंपटीशन सिखाना। अब ये हेल्दी कंपटीशन किस तरह से सिखाया जाता है? हाउसेस बना दिए जाते हैं। आप आर्मी स्कूल में जाएंगे तो मानिकशॉ हाउस, करियप्पा हाउस, थिमैया हाउस। आप अन्य स्कूलों में जाएंगे तो रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस। एक ही स्कूल में बच्चा अलग अलग कलर की टी शर्ट पहनकर भी रहता है ताकि एक हेल्दी कंपटीशन का एटमॉस्फेयर बने, स्पोर्ट्स के लेवल पर, को करिकुलर एक्टिविटीज के लेवल पर। अलग अलग स्कूलों की अलग अलग ड्रेस इस तरह के कॉम्पिटिशंस में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के मकसद को भी पूरा करती है, जिसमें यह पता चलता है कि ये बच्चा इस स्कूल का है और वो स्कूल के बच्चे से कंपटीशन करेगा। अब मेरा सवाल अनिल भाई आपसे इस कॉन्सेप्चुअल लेवल पर है कि इसे कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? हाउसेस तो तब भी रहेंगे, है ना, और हेल्दी कंपटीशन भी क्रिएट करनी है बच्चों के बीच में, और यह भी बताना है कि भले ही इतनी विविधता है और हम एक हैं। यह मैसेज डिलीवर होना क्या बंद नहीं हो जाएगा? सर उसके बेसिस पे उस तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बैचेज बन जाते हैं, बैचेज। कई बार ऐसा नहीं होता, जहां बहुत बड़ी संख्या होती है बच्चों की, ये भी है, काफी संख्या होती है, वहां तो अलग अलग यूनिफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जो छोटे स्कूल से जहां 500 की 1000 की संख्या है, वो हम बैच के माध्यम से बच्चों को आइडेंटिफाई करा देते हैं। नंबर 1। नंबर मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि राज्य सूची का सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, शिक्षा संवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और यदि दोनों लेकिन स्टेट अगर कानून बनाएगा तो वो सेंटर में थोड़ी ना लागू हो जाएगी। मैं स्टेट का तो सेंटर में नहीं होगा, पर इसमें सेंटर भी कानून बना सकता है। हाँ, बेसिकली। और 2 चीजें मैं और बता दूं, मानक तय करना सरकार का काम होता है। हमारे जो लेकिन अनिल भाई कितनी बार बातचीत होती है, मुझे बताइए ना, एक से बढ़कर एक मसलों पर टीचर्स के एसोसिएशन को बुलाया जाता है या अभिभावकों के एसोसिएशन को बुलाया जाता है, वो फलीभूत कितनी बार होता है? आमतौर पर तो मीटिंग से बाहर निकलते ही गेट पर आप लोग खड़े हो जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए।
ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसमें सब तरह की बात है, दीदी करके आएगा, पर इस विचार का वैसे स्वागत इसलिए किया जाना चाहिए कि कहीं न कहीं एक अच्छी तरफ जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि मंत्री जी ने इसके साथ दो चीजों का और किया। अनिल भाई मुझे मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं खुद जब अपने बच्चे को लेकर यहाँ पर आया ना, मुझे स्कूलों में आपके टाइप का व्यू सुनने को मिलता ही नहीं है, मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, मिलता ही नहीं। मैं सर बिजनेसमैन ज्यादा है तो खुद ही कह रहा हूँ ना आपको मैं, पर ये चंद जिनमें आप और हम जाते हैं ना, तो आप ही के एसोसिएशन में दो फाड़ हो जाएगी दादा, आप रिस्क ले रहे हैं अपने एसोसिएशन में, अगली बार अध्यक्ष रहना है नहीं। मैं क्या कह रहा हूं आपको, मुझे अगर इस मामले पे छोड़ना भी पड़े, सबसे पहले इस्तीफा देके जाऊंगा और इस आंदोलन को चलाऊंगा बच्चों के मामले में जहां तक आती है। ये तो खुशी के काम है ना सर। ठीक है, बेसिकली ये आइडिया अगर मैं ईमानदारी बताऊं तो बेहतरी के साथ बैठा मैं, और मैंने इसके साथ किताबों का आइडिया भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, वहां भी धांधली नहीं होने देंगे। अच्छा, बहुत सारी चीजों को करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल भी करा रहे हैं, ठीक है, ताकि उन स्कूलों को चिन्हित किया जा सके जो चीजों के खिलाफ जाते हैं। ठीक है। संजय गोयल जी, मुझे एक बात बताइए, जो मैंने पॉइंट उठाया कंपटीशन वाला, क्या आपको लगता है वो पॉइंट एक पेरेंट की नज़र में लॉजिकल है? ये मैं, हालांकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, लेकिन मैं ये आपसे क्यों पूछ रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगता है जब मेरी बेटी कंपटीशन में उतरना चाहती है और वो किसी से कॉम्पीट करना चाहती है, और मुझे लगता है कि ये विविधता एक, भाई जैसे हमें, मैं जिस स्कूल में था, हमें एक पर्टिकुलर स्कूल से हारना नहीं पसंद था, बिल्कुल पसंद नहीं था। बिल्कुल आपकी बात सही है। अभी तक जो रवैया बच्चों के साथ होता आ रहा है, भाई अलग अलग जो उनके जो ग्रुप है उनकी अलग अलग कलर की टी शर्ट या जो भी तरीके से उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो अभी जो हम जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, मतलब जो एक नेशन और एक गणवेश की जो बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि हम जो पुराने मुद्दे हैं, जो जैसे फीस एक्ट है, और हम अभी जैसे हमारे साथी बता रहे थे, फीस एक्ट में बीजेपी को भी स्कूलों के सामने झुकना पड़ा है और कांग्रेस को भी स्कूलों के सामने झुकना पड़ा, जबकि राजे जैसी पर्सनालिटी को झुकना पड़ा और गहलोत जैसी पर्सनालिटी को झुकना पड़ा। जो पुरानी सरकार है उन्होंने फीस एक्ट लागू भी, मतलब बनाया भी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर ये लागू भी होना चाहिए। अभी जब कोविड काल था, जो अभिभावकों ने काफी इसका वो किया भी था कि भाई ये लागू होना चाहिए, वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। उसके बाद बराबर फीस बढ़ती जा रही है, बराबर किताबों के पैसे बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से हम अब ये बात लागू कर दें कि आप एक नई तरीके की यूनिफॉर्म और सिर पे आ जाए, तो जैसे हमारे साथी बता रहे थे, या तो सरकार खुद हमको फ्री दे, या फिर कोई ऐसा लाए कि हम अभिभावक के ऊपर क्यों ये बार बार बोझ लादा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं संजय जी की बात का समर्थन करूंगा। इसमें एक कथन मुझे याद आ रहा है, अंबेडकर ने एक बार एक बात कही थी संविधान में, वो जो सॉरी अपनी केंद्रीय सभा में विधायिका में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हमें एक और कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो मौजूदा कानून या नीति उनको प्रभावी तरीके से रिफॉर्म करके लागू करने की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन एक ब्रिलियंट थॉट मेरे दिमाग में आया है, और हो सकता है आप लोग सब हंसें, लेकिन जब कहते हैं कि बाहर सफाई होनी चाहिए तो शुरुआत घर से होनी चाहिए। तो मैं लक्ष्मीकांत पारीक जी पहले आपके पास आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि क्यों ना सारी पॉलिटिकल पार्टीज के झंडों को एक कलर का कर दिया जाए, ताकि इंसान जब चुने तो वो किसी पर्सन को देखे, ताकि कलर का झंझट ही हम खत्म कर दें। जिस दिशा में और दिशा में आप ले जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये एक कुतर्क हो सकता है, आपका तर्क नहीं कह सकता। मैं मान रहा हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं, कुतर्क है ये तर्क नहीं है। जिस क्योंकि लोकतांत्रिक की सरकार को चुनने का बात, तो ये स्कूलों पर कैसे स्वप्निल अलग खड़े होंगे, लक्ष्मीकांत पारीक अलग खड़ा होगा, वह वक्त है आपकी सरकार को चुनने का। लेकिन लक्ष्मीकांत जी देखिए मैं बता रहा हूं, आपको देखिए कांग्रेस को देख के समझ में आता है ना कंपटीशन है। देखिए ये कंपटीशन नहीं है, ये एक सहजता और सुंदरता की बात है कि हमारे बच्चों में हीनता की भावना से ग्रस्त नहीं हो। अब यहाँ पर चुनाव में नहीं हो रहा कि लक्ष्मीकांत पारीक के 1,25,000 वोट है और स्वप्निल जी के 1,01,000 वोट है, इसलिए उसको गिल्टी कॉन्सेप्ट महसूस होगा। वो है विषय हार और जीत का। ये हर तरीके से पॉलिटिकल पार्टी कंपेरिजन कर देना मुझे लगता है एंकर के लिए ठीक है। तो आप तो क्या है, मैं इसके तो मैं बताऊं कि आप जिस विषय पर ले जा रहे हैं ना, वो विषय पॉलिटिकली छोटे बच्चों का विषय है, वहीं पर रहने यार ठीक है, इसको बहुत मैं पॉलिटिकल। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस आपको देख के हीन भावना में जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस देखिए लोकतंत्र के अगर हीन भावना से बचाना है, सबको बचाएंगे। लोकतंत्र की जो परिभाषा समझता हूं, जहां पे भी वो तो डर ही है कांग्रेस का। मूल मंत्र और शिक्षा से लोकतंत्र शुरू होता है सीधे तौर पर। तो इसमें मेरा अब तो फिर जो मैंने जो सबसे शुरुआत में कहा, जो कंपटीशन की एक भावना, एक विविधता का संदेश, क्या आपको लगता है वो एक लॉजिकल स्टैंड पॉइंट होगा या उस व्यू पॉइंट से आपको टकराना होगा?
देखिए, जब भी एक अच्छी शुरुआत होती है टकराना अवश्य पड़ता है। मेरा ऐसा मानना है कि सब काम पर आपकी टक्कर तो उनसे होगी ना जो आप लोगों को कई बार वैसे ही घुटने टेकने पर मजबूर कर चुके हैं। फीस में तो कितनी बार निजी स्कूलों ने आप लोगों को घुटना टिकवाया है। उस विषय को आज चूंकि आपने इस विषय को अलग से उठाने का प्रयास किया है, मैं इस विषय पर कह सकता हूँ कि हम पूरी सम्मान है फीस एक्ट लागू, हमारा विश्वास है फीस एक्ट लागू होगा, प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी कुछ वो तो आपके एनईपी का भी हिस्सा है, वो तो है आपके एनईपी का हिस्सा। तो लेकिन कुछ चुनौतियां स्कूलों के सामने भी होती है, प्राइवेट स्कूल के सामने भी होती है, वो चुनौतियां अलग हो सकती है। इस सरकार दिशा में सकारात्मक पहल उठाएगी, जिस दिशा में समझता हूं मदन दिलावर जिस प्रकार के शिक्षा के मामले में काम करें, मुझे लगता है कि वह इस नीति को आवश्यक रूप से लागू करेंगे और अच्छे शिक्षा मंत्री के रूप में राष्ट्र स्थापित। ठीक है, नहीं मैं 5 मिनट के लिए डिबेट एक्सटेंड कर रहा हूँ, मेरे को 2 व्यूज और चाहिए। पौरुष भारद्वाज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पौरुष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक वाजिब पॉइंट है कंपटीशन का, यहां तक तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं सिंसियरली नहीं समझ पा रहा हूं कि एक स्टेटमेंट आने के बावजूद भी कांग्रेस उस पर कोई अपना माइंड फ्रेम नहीं बना पाई है, वो अभी भविष्य का इंतजार करना चाहती है। सुनील जी, मैं इस बात को मैंने जैसा कि पहले कहा कि बीजेपी जो होती है वो हमेशा मेकअप पॉलिटिक्स करती है और मीडिया हाइप लूटने वाली बातें करती है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ये सुधार हो, इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ये जो सुधार है ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। उससे पहले कई मूल समस्याएं जो है मुंह बाय खड़ी हुई है। जैसे अभी फीस एक्ट की बात हुई, तो ज्यादा अच्छा होता है कि माननीय मंत्री जी फीस एक्ट पे कोई सरकार की तरफ से कोई कड़ा डिसीजन देते। नहीं, वो तो स्टेटमेंट दे ही रहे ना, आप तो बिना कुछ किए चले गए। देखिए, अब से पहले तो सिंगल इंजन की सरकार होती थी, तो अब तो बड़े स्कूल अब तो डबल इंजन की सरकार के आगे आएंगे तो कुचले जाएंगे ना निश्चित तौर पर। अभिभावकों को फीस के मामले में नहीं, 2 सेकंड, डबल इंजन की सरकार मतलब आप मान रहे हैं कंटिन्यू रहने वाली है? उसको आरटीई की जो सीटें, अब मुस्कुराइए मत पौरुष भाई, जो लागू किया, स्लिप ऑफ टंग है। पार्टी को चाहिए कि उसकी सीटें बढ़ाने की दिशा में काम करे, फीस पे काम करे। और देखिए, दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाहूंगा स्वप्निल जी, मेरे बच्चे उसमें जाते, केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं, उसमें प्योर एनसीईआरटी की बुक्स लागू होती है। आप समझिए कि उन बच्चों की स्कूल की किताबें जो है वो करीब 3-3.5 हजार रुपए की आई है। आप कल्पना कीजिए कि एक साइंस की किताब करीब 900 रुपए की एक किताब है, सिंगल किताब है, और जो तो केंद्रीय विद्यालय के है। और आप सोचिए कि निजी स्कूलों में इस स्टेशनरी का जो किताबों के नाम पे कितनी बड़ी लूट होती होगी। हाँ, नहीं, फिर बात यही है, फिर बात यही है। ठीक है, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, 2 मिनट। मैं एक बात कह रहा हूँ, फिर सिर्फ स्कूलों तक क्यों सीमित रहना, फिर कॉलेजेस तक क्यों नहीं चले जाना? मतलब उसी पॉइंट पर फिर कॉलेजेस तक क्यों नहीं चले जाना? क्योंकि बड़े अमीर कॉलेजेस को देखकर तो कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं, या उनको नीचा फील होता है, या हीन भावना आती है। मैं जितेंद्र जी गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? सही है, लेकिन मैं करण जौहर टाइप। यस, बिल्कुल, मैं कॉलेज शिक्षक भी हूं, तो मैं इस मुद्दे पे बेहतर समझ ऐसा मानता हूं कि मैं बता सकता हूं। देखिए, कॉलेज और स्कूलों का ये है ना, यहाँ आपने थोड़ी देर पहले एक मनोवैज्ञानिक बात कही थी, मनोवैज्ञानिक पहलू का, कि मैं एज ए स्टूडेंट था तो हमें इस तरह फील होता था, एक हेल्दी कंपटीशन बनता था। लेकिन कॉलेज स्तर पे थोड़ा सा ओपननेस ज्यादा होती है एज ए, जब मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ तो यहाँ इसकी तुलना ना ही करें तो बेहतर होगा। मैं एक इतर बात जोड़ता हूँ, मैं एक इतर बात जोड़ता हूँ इसमें। यहाँ हमारे मित्र ने, बीजेपी प्रवक्ता ने थोड़ी देर पहले बात कही, और वो अपनी बात को टाल रहे थे कि पहले क्या हुआ, वंस अपॉन अ टाइम का आपने क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है आज ये मंत्री जी का जो बयान है, ये बयान को हमें प्राथमिकताओं के आईने से देखना चाहिए। वास्तव में सरकार के सामने प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन का एक बिंदु था। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, आप समझ रहे हैं मेरी बात से, सब लोग सहमत होंगे। बात यहां यूनिफॉर्म को एक करके एक झंडा एक देश है, एक देश एक इलेक्शन की तरफ ले जाने की कोशिश की बजाय हमें प्राथमिकता में ऊपर इसको रखना चाहिए था ना, कि भैया क्यों ना हम पहले राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण का गठन करें, तो ये राजनीतिक इशू नहीं होता। मुझे भी एक आम आदमी की तरह ऐसा लगता कि ये सुधारों की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है और बड़ा स्वागत योग्य कदम होता। नहीं, पर अगर प्राथमिकता लिस्ट में मान लीजिए आपकी प्राथमिकता लिस्ट में वो 6, 7, 8, 9, 10, 11वें नंबर पर भी आ रहा है, तो क्या वो एक स्टार्ट नहीं हो सकता? क्या ये एक वेल डन स्टार्ट होगा? बिल्कुल, मैं स्वीकार करता हूं, मैं तो स्वीकार करता हूं इस चीज को। एक आम आदमी की तरह मैं इन बातों का सिर्फ विश्लेषण करके बताने की मेरी भूमिका है। तो शुरुआत चाहे कैसी भी हो, चाहे नीचे से हो या ऊपर से, वो शुरुआत ही मानी जाएगी। लेकिन हमेशा एक मैसेज जाता है, एक मैसेज जाता है कि क्या हम अपने विरोधियों को आमंत्रित कर रहे हैं, तो स्कूल मानक प्राधिकरण का गठन पहली प्राथमिकता क्यों नहीं? ठीक है, मैं क्लोजिंग में लक्ष्मीकांत जी, अमूमन मैं राजनीतिक विश्लेषक के बयान पर क्लोज करता हूं, लेकिन आज मैं आपको एक मौका दे रहा हूं, क्योंकि आपको एक पॉइंट हमें क्लियर करना पड़ेगा कि भाई सचमुच जो प्राथमिकता है, जैसे कांग्रेस का कहना है, अभिभावकों का कहना है,
हमारे अनिल शर्मा जी ने भी माना फीस वाली एक बड़ी कहना चाहिए ऑब्स्टिकल है किसी को भी एक प्रॉपर मौका देने के लिए। तो उन प्राथमिकताओं पर हम कब पहुंचेंगे? ये तो आप भी मानेंगे कि यूनिफॉर्म ठीक है 14वें 15वें नंबर का एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन बेसिक जो पहले 5 पॉइंट है वो तो अब तक अनसॉल्व्ड है। मतलब राज्य सरकार गहलोत सरकार, राज्य सरकार गहलोत सरकार और अब भजन लाल सरकार तब से है ना। मैं स्वप्निल पौलू जी की बात को क्या जवाब दूं कि जो सरकार जिनकी पिछले 5 वर्ष हो रही हूँ उनकी बात का जवाब देने का मैं यहाँ पर उचित नहीं समझता। लेकिन हाँ, यादव साहब ने कुछ प्रश्न खड़े किए हैं, निश्चित प्राधिकरण की बातें होनी चाहिए। और मेरा सोच है कि भजनलाल जी सरकार जिस मजबूती के साथ पिछले 100 दिन से काम कर रही है, इसमें चुनाव आ गए और आगे सभी प्राथमिकताओं के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तनों की बात बिल्कुल तय है। अभी महात्मा गांधी स्कूल की बात नहीं, लेकिन मदन दिलावर ने आते ही सबसे पहले हिजाब पकड़ा। देखिए, आप समझ रहे हैं, तो प्राथमिकता अभी आपकी यूनिफॉर्म पे ही है 4 महीनों में। फिर आप इस दिशा में जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं फिर कहता हूं कि स्कूल की अपनी ड्रेस होती है, थाने की अपनी ड्रेस होती है। ये डॉक्टर यदि वहां पर काला कोट पहनकर जाएगा और वकील सफेद कोट पहनकर जाएगा तो निश्चित रूप से कभी भी हम न्याय की बात नहीं कर रहे। जो स्कूल की ड्रेस होनी चाहिए और कॉलेज में कॉलेज की ड्रेस होनी चाहिए। ड्रेस का तो एक कोड होना चाहिए। मेरे फाजिल दोस्त भी कह रहे थे, माननीय यादव साहब भी कह रहे थे। तब भी तो आपका फोकस यूनिफॉर्म ही था ना। एक मिनट, तब भी तो आपका फोकस यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन ही था। आप कभी कभी आज बहुत अच्छा एंकर है, बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, लेकिन आप कभी कभी गलत दिशा में इसको लेते हैं। अभी मेरे फाइल दोस्त भी कहते हैं कि हम किसी के ड्रेस कोड के उसको पहनने का अधिकार कहना नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता पहनना है उसका, लेकिन जगह, स्थान और उसका नीति तय होती है कहां पर क्या पहनना है। यदि आज मैं कहीं स्कूल में जाता हूं तो मैं इसको बिल्कुल मैं बात फिर आप बिल्कुल देना एक मिनट बात पूरी नहीं हुई। ये आप जितेन भाई मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको मौका दे दूंगा। जितेन भाई करते हैं वो भी हतोत्साहित होंगे क्योंकि आज अनिल जी के साथ जितेन भाई 2 मिनट तो जितेन भाई 2 मिनट मैं आपके पास आ जाऊंगा। थाने के अंदर भी जाए तो आप भी नहीं ठीक है। आप ये बताइए ओरिजिनल नहीं 2 सेकंड ओरिजिनल प्राथमिकताएं कब से टच करेंगे? आ रहा हूँ जितेन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जी 2 सेकंड, लक्ष्मीकांत जी नहीं जितेन भाई, लक्ष्मीकांत जी संज्ञानात्मक विश्लेषण के आधार पर पोशाक का विरोध कर रहे हैं। नहीं 2 मिनट लक्ष्मीकांत जी ओरिजिनल जितेन भाई मैं आपको समय दे दूंगा, पक्का समय दे दूंगा। लक्ष्मीकांत जी 2 मिनट लक्ष्मीकांत जी ठीक है। लक्ष्मीकांत जी सिंपल सा मेरा सवाल है, ओरिजिनल प्राथमिकताओं पर ध्यान कब जाएगा? 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं। देखिए, प्राथमिकता ध्यान जाएगा, आप सरकार चल रही है, आने वाले कुछ महीने हमें दीजिए, निश्चित रूप से राजस्थान शिक्षा में आमूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है जितेन भाई 10-15 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट बिल्कुल। मैं सिर्फ मेरी बात में यही ऐड करूंगा, बड़ा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन प्राथमिकताओं को सही क्रम से अगर किया जाए और स्कूल जो मानक प्राधिकरण का गठन करेंगे तो अनिल भाई साहब जैसे जो सकारात्मक मानसिकता के लोग आगे आ रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट मिलेगा, उनके पीछे उनकी यूनियन सपोर्ट करेगी। वरना बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ने की चुनौती भी उनको मिल सकती है। क्योंकि बस यही मेरी बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी गेस्ट का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।